नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है, यानी 6 मार्च आज है। और आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा के हजारों किसान शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर तैयारी, टिकरी बॉर्डर पर भी इसी तरीके से पूरी पुलिस और प्रशासन की तैयारी। तो वहीं शंभू बॉर्डर की तस्वीर जहां पर आप देख ही पा रहे हैं, पूरा किला बंदी की जा चुकी है। और इस बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चे के आह्वान पर देश भर के किसान पैदल, बस व ट्रेन से दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के दिल्ली कूच के बीच प्रशासन ने पूरी तैयारी रखी हुई है। आपको बताते चले, इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि क्या कुछ तैयारी इन दिल्ली के 3 बॉर्डरों के आसपास है, यानी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, तो वहीं शंभू बॉर्डर जो हरियाणा और दिल्ली वाले रास्ते में पड़ता है, मेरठ के जरिए आप आते हैं। तो और इन तीनों ही बॉर्डर पर लंबा जाम और इन सब के बीच पुलिस का भारी इंतजाम तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आज 23वां दिन किसान आंदोलन का है। लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान अब भी प्रदर्शनरत हैं और लगातार शंभू बॉर्डर पर ही बैठे हुए नजर आए। उससे आगे जाने की लगातार मांग कर रहे थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली जिसके माध्यम से वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन इसकी परमिशन नहीं मिली। जिसके बाद अब पैदल हो या ट्रेनों के जरिए या बसों के जरिए दिल्ली कूच की तैयारी में नजर आ रहे हैं, यानी दिल्ली राजधानी में पहुंचने की कोशिश। और इन सब के बीच राजधानी में तैयारी तेज, सभी बॉर्डरों पर सुरक्षा के इंतजाम आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आयुषी, आज किसानों का ये बड़ा मार्च देखने को मिल रहा है, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कितनी इजाजत और कितनी भारी संख्या में आज ये किसान दिल्ली की तरफ बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली कूच की मांग कर रहे थे। और इसको देखते हुए हरियाणा और तमाम दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के बॉर्डर पे बहुत पुख्ता नाकेबंदी की गई। लेकिन उसके बाद आज 6 मार्च को ये ऐलान किया गया किसान संगठनों द्वारा कि हरियाणा पंजाब के अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करेंगे। और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की या पुलिस बल की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। आपको बता दें, किसान संगठनों के 6 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान करने के बाद मंगलवार रात से ही सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नाकों पर अर्धसैनिक बलों के जवानों को चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जिले के आला अधिकारी भी अलर्ट मोड पर चले गए हैं। बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से जब ये पता चला कि किसान अब सिर्फ हरियाणा और पंजाब से नहीं देश के अलग अलग राज्यों से दिल्ली कूच करेंगे, तो तमाम आला अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कुछ भी हो सकता है और किसान कभी भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। और जितनी भी दिल्ली की सीमा लगती है अलग अलग राज्यों से, उन सीमाओं पर पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी गई है, सैनिक बल बढ़ा दिए गए हैं। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार लगातार किसान नेताओं से बातचीत का जो दौर है वो चल रहा है, लेकिन जो रास्ता है बीच का वो अभी तक निकल नहीं पाया है, जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि आज भी जो किसान है वो दिल्ली मार्च का ऐलान कर चुके हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आयुषी अपने दर्शकों को, जहां पर भारी संख्या में बैरिकेडिंग की गई है। यानी सबसे पहले बैरिकेड किया गया, फिर उसके पीछे भी कई सारे इसके सीमेंट के ब्लॉक्स रखे गए हैं और उनके पीछे बड़े वाहनों को खड़ा किया गया है, जिससे किसान जो है इस तरफ ना पाए। तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। इन तस्वीरों से आयुषी साफ तौर पर, क्योंकि आपने लगातार किसान के आंदोलन को कवर कर रही हैं लंबे समय से, 23 दिन हो चुके हैं, क्या कोई बीच का रास्ता अब तक निकलने की उम्मीद किसानों की तरफ से लगाई जा रही है? क्योंकि सरकार तो पहल कर भी रही है, क्या किसान तैयार है बातचीत के लिए? क्योंकि 4 राउंड की बातचीत हुई, वो बेनतीजा रही। अब जब साफ तौर पे देखा जा सकता है कि सरकार लगातार बातचीत करने के लिए किसानों को आमंत्रित कर रही है। बैठकों का दौर जारी है, 4 बैठक हो चुके हैं। लेकिन अगर किसान नेताओं की बात करें तो वो भी यही कह रहे हैं कि वो भी राउंड टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं और जब भी सरकार उन्हें बुलाएगी वो फिर से बात करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान ये भी प्रेशर बना रहे हैं कि एक तरफ आप बातचीत का जो दौर है वो चलता रहेगा,
लेकिन दूसरी तरफ किसान दिल्ली पहुंचकर ही अपनी मांग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और इसको लेकर लगातार जो किसान हैं वो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे हैं। तारीख पर तारीख तय की जा रही है। यहाँ तक कि 10 मार्च को ये तय किया गया है कि देश भर में जितने भी ट्रेन हैं उनको रोका जाएगा किसानों द्वारा और वहां पे रेलवे ट्रैक्स पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो किसान है वो सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार बीच का रास्ता निकालने पे लगी है। अगर एमएसपी की बात करें या और भी कई मांगे हैं या किसानों की कर्ज माफी की मांग बात करें, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जहां एक तरफ सरकार अपना पक्ष रख रही है कि सरकार के हाथ में कितना है, वो कितना किसानों के लिए कर पाएगी, वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी एक पूरी तरफ मांगों के कहीं लिए आयुषी, लड़ेंगे। इसमें जो आप सही बात कर रही हैं और मैं ये जो देख पा रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसानों के बीच भी अंतर कलह, क्योंकि कई सारे संगठन है, पहले 16-26 हुए, फिर बढ़ते चले गए, तो अब 40 के आसपास का आंकड़ा बताया जाता है। मेरा सवाल ये है कि एसकेएम के संयुक्त मोर्चा किसान जो है, जिसको राकेश टिकैत जो है हेड करते हैं भारतीय किसान यूनियन को, वो इसको अलग कर रहे हैं खुद से। वो कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट तो करेंगे लेकिन हम जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या स्थिति है? कहीं आपस में इस संगठन में कलह दिखने को मिल रही है? अंकित, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि राकेश टिकैत, हालांकि किसान आंदोलन जो पिछली बार हुआ था उसके पोस्टर बॉय रह चुके हैं। राकेश टिकैत किसानों की आवाज को पिछले पूरे आंदोलन में उन्होंने बुलंद किया था, लेकिन इस बार का जो आंदोलन है वो काफी अलग नजर आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ हालांकि राकेश टिकैत यूपी से आते हैं और पूरे तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आंदोलन में अपनी बात रखें, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं, जो बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, जो आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ चुके हैं कि वो किस तरीके से सीमा तोड़कर अंदर जाए। तो राकेश टिकैत एक बड़े किसान नेता हैं, उनकी अपनी सोच है, उनका साफ कहना है कि पंजाब और हरियाणा के किसान जिस तरीके से सीमा तोड़कर अंदर जाना चाहते हैं, ये उनका रास्ता नहीं है। वो दूसरे रास्ते से सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, अपनी मांग रखना चाहते हैं। लेकिन वहीं बाकी जो दूसरे किसान संगठन हैं वो लगातार दिल्ली कूच की मांग कर रहे हैं। अभी हाल में ही खनौरी बॉर्डर पे एक युवा किसान नेता की जब मौत हुई गोली लगने से, तो उसके बाद राकेश टिकैत का बयान भी आया कि इस तरह की जो चीज है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको मजबूर ना करें कि वो भी इस आंदोलन में शिरकत हो। तो साफ तौर पे हालांकि अभी तक राकेश टिकैत एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि अगर हरियाणा और पंजाब नजर नहीं आ रहे हैं, या फिर ये मानकर चले कि जो दूसरे पुंडीर हैं या फिर दूसरे किसान नेता हैं वो नहीं चाहते कि इसमें उनकी भागीदारी हो, ऐसा तो नहीं है कहीं? बिल्कुल अंकित, आप ये भी सही कह रहे हैं कि बाकी जो किसान नेता हैं, बाकी जो किसान संगठन है, उन सबको पता है कि राकेश टिकैत जिस तरह के किसान नेता हैं वो बीच का रास्ता निकालने में विश्वास रखते हैं और जिस तरीके से अगर वो इस आंदोलन में आते हैं, अगर वो पोस्टर बॉय फिर से किसान आंदोलन 2.0 का बनते हैं, तो बाकी जो किसान नेता हैं उनकी बातें कहीं ना कहीं अनसुनी कर दी जाएगी, क्योंकि बाकी जो किसान संगठन है उनका साफ कहना है कि उनकी पूरी मांगे सरकार पूरी करे। लेकिन अगर राकेश टिकैत इस आंदोलन में कूदते हैं और वो फिर पोस्टर बॉय की भूमिका निभाते हैं और वो अपनी बातचीत का दौर किसानों की तरफ से रखते हैं, तो बिल्कुल बीच का रास्ता निकल सकता है, संभव है इस चीज को लेकर, जिसकी वजह से हाईजैक का डर है कि कहीं वो हाईजैक न कर लें, शायद इस वजह से ज़्यादा उनके समर्थन में नहीं है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि 10 मार्च को ये कहा जा रहा है कि तमाम जो किसान हैं वो रेल के पटरियों को जाम कर देंगे, 4 घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन होगा। तो इससे पहले क्या कोई रणनीति आपको समझ में आ रही है कि किसानों की तरफ से निकलकर सामने आए, या सरकार आगे फिर से एक बार पहल करेगी और कोशिश करेगी कि 10 मार्च से पहले इस चीज़ को समझाया जा सके, सिमटाया जा सके आगे चल करके, जिससे कोई दिक्कतों का सामना आम लोगों को ना हो? बिल्कुल, लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से 4 दौर का बैठक अभी तक चंडीगढ़ में हो चुका है, जिस बैठक में सरकार बार बार ये कहते हुए नजर आ रही है, उनके जो प्रतिनिधि हैं जो बैठक में जाते हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले 4 बैठक हुए हैं उससे ये तो नहीं संभव लग रहा है कि 10 तारीख तक, क्योंकि
4 दिनों के अंदर किसानों के इस गुस्से को या किसानों के इस मांग को आप शांत कर पाए, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी काफी मुश्किल है कि वो किस तरीके से इस आंदोलन को रोक पाए, किस तरीके से किसानों को समझा पाए, उनकी मांग को किस तरीके से पूरा कर पाए। पेच है, मतलब बिल्कुल आयुषी आप सही कह रही हैं, पेच फंसा हुआ है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है। आयुषी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अब किसान के ऊपर भी है कि वो कैसे बीच का रास्ता निकालते हैं और दोबारा अपने खेत खलिहान की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवि सुभाष मेट्रो, मजरहाट मेट्रो, कोची मेट्रो, आगरा मेट्रो, मेरठ RRTS सेक्शन, पुणे मेट्रो और एस्प्लेनेड मेट्रो कोलकाता में मेट्रो रेल सेवाओं को आज इस कार्यक्रम में हरी झंडी दिखा दी। तस्वीरें दिखा रहे हैं बच्चों के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेट्रो की पहली सवारी ये बच्चे और प्रधानमंत्री उनके साथ करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी गर्मजोशी के साथ बच्चे भी उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरें देख रहे हैं, इनॉग्रेशन से पहले की तस्वीरें, जब पूरा रोड मैप क्या क्या रहने वाला है, कैसे अंडरग्राउंड जा रही है मेट्रो, उसको लेकर के वो पूरी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे थे। और ये जो पूरा रोड मैप फुल स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ ये कार्यक्रम में रेल का जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें उस समय की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे और मंच के जरिए कई सौगात आज बंगाल को देते हुए नजर आए मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और आज इसी सबके बीच 29 लोकसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में LED प्रचार रथ को रवाना कर दिया गया है। इस मौके पर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने रथों का जायजा लिया। देखिए जरा उनकी एक खास रिपोर्ट। मद्देनजर बीजेपी का आक्रामक प्रचार अभियान जारी है। आप में देखने को मिलता है डॉक्टर मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इन प्रचार जो वाहन है इन्हें रवाना किया है। तस्वीर में आप देखिए ये वही वाहन है जो तमाम लोकसभा सीटों पर जाएंगे और वहां पर LED के माध्यम से जो कह सकते हैं हमें देखने को मिलेगा कि प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यदि बात करें तो इस LED के अंदर जो है सुझाव पेटियां भी लगाई गई है जिनके माध्यम से तमाम सुझाव जो है वो लोग जो है डाल सकेंगे। इसी के साथ बीजेपी पार्टी से जोड़ने का काम जो है वो भी इन जो LED वाली गाड़ियां हैं इनसे किया जाएगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV27 न्यूज। प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार विधानसभा में बनाई थी और हमारा यहाँ तो रिकॉर्ड है कि जब बनता है मध्य प्रदेश में सरकार हमारी बनती और देश में भी हमारी सरकार बनती है। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने जब हम जा रहे हैं तो प्रदेश के अंदर सभी मतदाताओं से, आम नागरिकों से विकास के मामले में जो सुझाव उनका आगामी भावी सरकार के लिए हो, उस सुझाव के संग्रहण करने के लिए हमने सुझाव पेटिका लेकर विभिन्न रथ का रवाना किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 29वीं लोकसभा में हमारे ये सुझाव पेटिका लेके वीडियो के माध्यम से जागृति रथ निकलेंगे, जिनमें अपने सरकार की योजनाओं के साथ साथ पिछली सरकार की उपलब्धियां भी हम बताएंगे और भविष्य में विकास का कौन सा संकल्प लेना उसमें आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर हमारे महामंत्री माननीय भगवान दास सुनानी जी, हमारे वरिष्ठ नेता शर्मा जी, चुनाव संयोजक हेमंत खंडेलवाल जी, पूर्व सांसद आलोक संजर जी, सारे नेताओं के साथ आज इस रथ यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर हरी झंडी दिखाने उपस्थित था। संदेश खाली मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इस मामले में इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने गई थी ममता सरकार और हाईकोर्ट ने कहा था CBI में पेश करिए शाहजहां शेख को। लेकिन अब इसके बीच संदेश खाली मामले पर ममता सरकार को एक और झटका। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से यानी तुरंत की तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश को ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट लेकर के गई थी, जहां से उन्हें संदेश खाली मामले पर झटका लगा है। वही संदेश खाली मामला जो इन दिनों सियासत की भेंट पर सबसे ज्यादा नजर आता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, लेफ्ट पार्टियां हो, इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है।
मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, संदेश खाली एक नया प्रारूप बनता नजर आ रहा है और टीएमसी के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है, लेकिन ऐसा क्या है संदेश खाली में या शाहजहां शेख में कि ममता सरकार उनका बचाव करने से पीछे नहीं हटती? सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची थी मामला। बिल्कुल, बेशक अंकित, कल ही कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था और पूरी जांच सीबीआई को सौंपने के लिए कहा था और उसके बाद तुरंत आनंद फानंद में बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और तत्काल सुनवाई करने के लिए कहती है। और उसके बाद आज जब बेंच पहुंचती है पूरा मामला, तो बेंच साफ मना कर देता है कि वो आप सीजीआई के पास जाइए, जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाइए, इसकी सुनवाई नहीं होगी और सुनने के लिए मना कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका है बंगाल सरकार को भी और माना जा रहा है कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, सीबीआई जांच करेंगी तो बहुत सारे परते खुलेंगे और टीएमसी कई बड़े नेता है उनका नाम भी इस केस में आ सकता है। और संदेश खाली अब कहीं ना कहीं बड़ा मामला होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कई गिरफ्तारी उसमें हुई है और गिरफ्तारी को लेकर बंगाल सरकार सचेत नहीं थी, पहले दबाव केंद्र का बना, उसके बाद फिर अरेस्ट हुआ। तो कई ऐसा सवाल है जिसको लेकर जवाब अब बंगाल सरकार को देना है और उससे बचने की कोशिश करिए। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले की सुनवाई अब कर सकते हैं। अगर करेंगे तो क्या कुछ फैसला होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। निष्कासित के बावजूद इतनी भी क्या बेचैनी सरकार को कि जब इतनी किरकिरी हो रही है तो भी बचाव के लिए उतरी हुई है पूरी टीएमसी? बिल्कुल, बेशक देखिए अंकित, यही तो सवाल है कि लगातार जिस तरह से इसके पहले भी वो लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी कई बार फटकार लगाई है बंगाल सरकार को। और उसके बाद जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात आई तो उसके बाद जस्टिस खन्ना ने बंगाल सरकार से कहा कि हम आपकी एप्लीकेशन को भेज रहे हैं और वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसकी याचिका को लिस्टिंग पर फैसला लेंगे। अब बंगाल सरकार ने कहा कि सीबीआई चाहती है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को तुरंत पालन किया जाए। तो कहने के बड़ा एक सवाल है अब इसको लेकर क्यों बच रही है बंगाल सरकार, ये महत्वपूर्ण है और जानना होगा। और दूसरी तरफ ये है कि अभी बिल्कुल अंकित, मैं तो ये सोच रहा हूं, एक तरफ आप कहते हैं निष्कासित कर दिया, दूसरी तरफ आप उसका इतना संरक्षण करते हैं और बयान भी ऐसे आते हैं। कई बार मैं टीएमसी के नेताओं के सुन रहा था, वो कह रहे हैं आप पहले केंद्र सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे थे, कह रहे थे आप पहले मणिपुर देख लीजिए, फिर इसको फिर बंगाल में संदेश खाली पर आइएगा। कहीं भी ऐसी घटना हो तो उस पर मुझे लगता है कि सीधा और प्रखर प्रहार होना चाहिए, ना कि बंगले झांके कि आपके यहाँ ये हुआ, हमारे यहाँ ये हुआ। बिल्कुल, देखिए अंकित, तो पश्चिम बंगाल में जब संदेश खाली का मामला आया उसके बाद 5 जनवरी को ईडी की टीम टीएमसी के नेता शेख जहां के घर पर रेड डालने पहुंची थी, तो उनके ऊपर हमला होता है, पत्थरबाजी की जाती है, उसको लेकर और माहौल गर्म जाता है, राजनीति तेज जाती है और फिर उसके बाद जब दबाव बनता है तो उसके बाद सरेंडर दिखाया जाता है संदेश खाली के जो मेन एक्यूज है शेख शाहजहां को और पार्टी से टीएमसी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन तब तक किरकिरी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी लिपापोती का जो प्रयास है वो किया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। सुप्रीम कोर्ट अगर वापस उसी जजमेंट को कंटिन्यू करता है कि सीबीआई जांच करेगी तो ये बड़ी किरकिरी होगी बंगाल सरकार के लिए। मुझे ये भी याद आता है कि पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है जहां पर सीबीआई और ईडी अगर कभी कार्यवाही के लिए जाती है तो वहां की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। मुझे जहां तक याद आता है, मेरे संज्ञान में है, वो 2018-19 में जब इसी तरीके का विवाद शुरू हुआ था तो 20 के आसपास ममता सरकार ने कहा था कि हमारे यहाँ जब कोई एजेंसी आएगी तो उसको सबसे पहले हमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आपने बॉर्डर की लाइन खींच दी कि आप हम पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो पहले हमसे ही पूछिए? बिल्कुल, बेशक देखिए, अब अभिषेक बनर्जी वाला मामला हो या इसका चीफ सेक्रेटरी वाला मामला हो, या तमाम ऐसे मामले हैं जब भी कभी भी दिल्ली की एजेंसी कलकत्ता पहुंची है जांच के लिए तो कहीं तकरार लगातार बनती है और ममता हमेशा कहती नजर आ रही है कि आप पहले हमसे पूछिए, उसके बाद जो आपको कार्रवाई कीजिए। और केंद्रीय एजेंसी साफ कहना की जो उनके इनपुट उसके सहारे वो काम करती है और स्टेट पॉलिसीज का हम सहारा या सपोर्ट लेना नहीं चाहते। वो अपनी जो सेंट्रल की एजेंसीज है उनको साथ में लेके आती, चाहे सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो या ईडी छापा मारे या सीबीआई कार्रवाई करे, तो तमाम एजेंसी सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग करना चाहती है, स्टेट एजेंसी का नहीं। लेकिन फिर भी लगातार इसको गतिरोध बना हुआ है। लेकिन अब आने वाले चुनाव में इसको देखना पड़ेगा, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या भाजपा को उसका फायदा मिलेगा या फिर बिल्कुल पंकज, बिल्कुल सही बोला आपने पंकज। मुझे कहावत याद आती है इस समय कि कई लोग क्या होते हैं, नाखून काट के कहते हैं कि हम शहीद हो गए।
तो यही हाल है कि आप ही चोरी करें और आप ही कहें कि हम ही जांच भी कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है और शायद ये चीज़ समझनी पड़ेगी ममता सरकार को। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रायबरेली का दौरा किया है और इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राहुल देव सिंह बीजेपी में शामिल भी हो गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 26 सड़कों का भी लोकार्पण इस मौके पर किया है। स्मृति ईरानी रायबरेली के दौरे पर और इन दौरों के जरिए पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बीजेपी में शामिल भी हो गए और शामिल के साथ साथ 26 सड़कों का लोकार्पण भी इस मौके पर किया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद, 26 सड़कों का लोकार्पण भी हो गया और लगातार स्मृति ईरानी दौरा कर रही हैं और इस दौरे को लेकर के क्या कुछ तैयारी वहां पर रही, क्या कुछ रहा कार्यक्रम में? बिल्कुल अंकित, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपने एक दिवसीय दौरे के तहत रायबरेली पहुंची है, जहां उन्होंने कलोल में 26 सड़कों का लोकार्पण किया है। वहीं हाल ही में कांग्रेस का जो लोकसभा अध्यक्ष, वो जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे राहुल देव सिंह, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, आज उन्हें स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि रायबरेली में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, लगातार उनके दौरे पर दौरा लग रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव करीब है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो युवाएं हैं, कहीं ना कहीं रायबरेली लोकसभा से इकट्ठे की हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है उनके कि जिस तरह से लगातार 5 बार चुनाव सांसद सोनिया गांधी बनी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो युवाएं हैं वो राज्य लोकसभा पर टिके हैं। अंकित, सिराज, एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि अमेठी के बाद अब रायबरेली में खुद पहुंची हुई है स्मृति ईरानी, क्या लगता है कि इधर से भी बीजेपी के फेवर में ले जाने की कोशिश रायबरेली को भी? बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए अंकित के लगातार जो भाजपा का दौर होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी के साथ रहे हो या स्वतंत्र देव सिंह का दौरा रहे, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, कट्टर नेता है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो युवाएं हैं अमेठी के बाद राजधानी में टिके दिखाई दे रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण कहने का यही है कि कांग्रेस राजधानी का दल कहा जाता है, उस गढ़ को भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है उनके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहे TV 27 न्यूज।